Hello everyone, welcome to the NETI Educational Academy. I am Prachi Verma here to provide you some polity lectures which will be beneficial for your different exams like UPPCS, ROARO and all. Okay, तो हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम पढ़ने तो पॉलिटी जा रहे हैं बट स्टार्टिंग हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्यों कर रहे हैं? ये कुछ हिस्ट्री जैसा हो रहा है ना। देखिए होता क्या है, हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें बहुत बड़ा रोल था ब्रिटिशर्स के इंडिया में रूल करने का। ब्रिटिशर्स जब हम पर राज करके गए तो कई बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हम पर, और हमने जब संविधान बनाया तो कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो उनके रूल के टाइम पे चल रहे थे। ठीक है, तो इसलिए हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ब्रिटिशर्स कैसे आए और किस तरह से उन्होंने हम पे रूल, तो किस तरह से कौन कौन से एक्ट्स लेकर आते थे। ब्रिटिशर्स ने कभी किसी संविधान के थ्रू हम पर रूल नहीं किया। उनका काम था हर 10 साल पे, हर 15 साल पे कुछ एक्ट्स लेकर आना, और उन एक्ट्स में कुछ ऐसे प्रोविजंस डाल देते थे जिसपे वो बता देते थे कि 5 साल तक ऐसी चीज़ें चलने वाली हैं, 10 साल तक ऐसी चीज़ें चलने वाली। ठीक है, और उन चीज़ों से ही वो इंडिया में रूल करते थे और वो ऐसे ही करते रहे 1947 तक। तो हमने जब संविधान बनाया तो हमने ये देखा कि तरह से हम पे रोल कर रहे थे, कई सारे प्रोविजंस हम पे सूट कर रहे हैं। हमने उन कई सारे प्रोविजंस को अपने संविधान में लिया है, इसलिए ये हमें हमारे लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम पर्पस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। ठीक है, देखिए होता क्या है, एक स्टोरी समझते हैं। ब्रिटेन में महारानी होती हैं क्वीन एलिजाबेथ। उनके पास एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाती है और बोलती है मैडम हमें ईस्ट में ट्रेड करना है। ओके, अब 1600 में जो क्वीन एलिजाबेथ होती हैं वो परमिशन दे देती है और चार्टर एक ऑफिशियल ऑर्डर इशू करती हैं कि ठीक है आप ईस्ट में जाके ट्रेड कर सकते हो, नो इशू। तो 1608 में ब्रिटिशर्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में एक ट्रेडर्स के रूप में इंडिया आते हैं एक पर्पस से। ओके, और ये राइट जो मिला होता है ना इन्हें, ये एक्सक्लूसिव राइट होता है। कहने का मतलब है ये राइट केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला है और किसी भी कंपनी को नहीं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले तो बहुत खुश होते हैं कि हम जाएंगे और ट्रेड करेंगे और बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे। चलिए वो इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर तो पहले से बहुत सारे लोग हैं। पहले से बहुत सारे लोग कौन कौन से थे? पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, स्पेन्स। ठीक है, अब जब इतना कंपटीशन को मिलता है तो इनका तो दिमाग खराब हो जाता है कि हमने तो सोचा था कि यहाँ पे हमें कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिलने वाला, क्यों? क्योंकि हमें एक्सक्लूसिव राइट मिला था, बट यहाँ पे तो पहले से बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स मेरा यहाँ कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इन सबको अपने रास्ते से हटाना स्टार्ट करती है। क्यों? क्योंकि दुकान अगर ज़्यादा होंगी तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा और लोग कंज्यूमर जो है वो तो कम ही है ना, उतने ही है ना। तो बाकी सबको रेवेन्यू हो रहा है, सबको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका तो लॉस ही होना है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, सबको अपने रास्ते से हटाना स्टार्ट करती है। ठीक है, चलिए सबको अपने रास्ते से उन्होंने हटा दिया। अब तो इनका रास्ता साफ हो गया, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, बंगाल एक ऐसा होता है तो रेवेन्यू पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा था, तो वहाँ पे अगर ट्रेड किया जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। तो ये चूज़ करते हैं बंगाल रीजन को, और हुगली रिवर के किनारे ये क्या करते हैं, अपनी एक फैक्ट्री डालते हैं। चलिए अच्छी बात है, आपने फैक्ट्री लगा ली, आप वहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है। और इस टाइम पे ना ब्रिटिशर्स पे जो मुगल एम्परर्स होते थे उनका भी हाथ रहता था। ठीक है, इनके सर पे उनका हाथ रहता था, ये बड़े आराम से वहाँ ट्रेड कर रहे थे। इवन जो एक मुगल एम्परर थे फरुख सियार, 1907 में उन्होंने क्या किया, फरुख सियार ने इनसे बोल दिया कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई ड्यूटी देनी ही नहीं है ना, आपको कोई टैक्स पे ही नहीं करना है, आप आराम से ट्रेड करो। इवन उन्होंने ये तक बोल दिया कि आप अपने कॉइन्स खुद मिंट कर सकते हो, आप अपना पैसा खुद बना सकते हो, अपने कॉइन्स को खुद मिंट करो
खुद ट्रेड करो, खुद रेवेन्यू कमाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी की तो बल्ले बल्ले है ना, उनकी तो निकल पड़ी। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट बंगाल में जो नवाब होते थे उस टाइम के, जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। क्या उन्हें ये पसंद आएगा? और क्यों नहीं पसंद आएगा? रीज़न क्या था? तो रीज़न था उनका रिवेन्यू लॉस। उनका रिवेन्यू लॉस हो रहा था, सारा प्रॉफिट तो ईस्ट इंडिया कंपनी ले जा रही थी और ड्यूटी भी नहीं दे रही थी। वो ड्यूटी जो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब को पे करती तो शायद नवाब कुछ डेवलपमेंट कर पाते बंगाल में, बट वो नहीं मिल रहा था उनको, तो उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा था। अब ये करेंगे क्या? इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। तो जो सिराजुद्दौला थे, नवाब थे बंगाल के, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला, देखो अच्छी बात है आप ट्रेड करो, आपके सर पर मुगल एम्परर का हाथ है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आराम से, है ना, थोड़ा सा एक लेवल में रहो, क्योंकि आप अगर ड्यूटी ही नहीं दोगे तो हमारा तो काम बनने से रहा, और अगर हमें रेवेन्यू लॉस होगा तो हम आपको यहाँ टिकने नहीं देंगे। और ऊपर से आप फोर्टिफिकेशन भी करते जा रहे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्टिफिकेशन कर रही थी ना, किलेबंदी कर रही थी कि नहीं ये एरिया हमारा है। ये सारी चीज़ें नवाब को पसंद नहीं आ रही थी, तो नवाब ने क्या किया? इन सब चीज़ों का विरोध किया। बट ब्रिटिशर्स तो मानने वाले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानने वाली थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब नहीं मानी, सिराजुद्दौला को आ गया गुस्सा। उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिसर्स को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, और उस छोटे से कमरे में सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई। ट्रेजेडी को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये जो ट्रेजेडी थी जिसमें कुछ ऑफिसर्स को एक रूम में बंद कर दिया गया था और उनके वजह से, दम घुटने की वजह से मौत हो गई, उस ट्रेजेडी को हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। रॉबर्ट क्लाइव को बहुत गुस्सा आया। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो मेन पर्सन था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या बोला? अब तो युद्ध होगा, है ना, क्योंकि ये तो कोई तरीका नहीं होता है डील करने का। तो रॉबर्ट क्लाइव, दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में युद्ध हुआ, पहला युद्ध। और वो युद्ध कौन सा था? बैटल ऑफ प्लासी। कब हो रहा था? 77 में, ठीक है। अब ये जब बैटल ऑफ प्लासी होता है ना, तो इसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं। अब सोच कर देखिए, नवाब को हरा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? हाई हो जाएगा। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? बंगाल में किसी दूसरे नवाब को बिठा दिया, अपने मन का नवाब, जो उनके हिसाब से काम करे, उनको अच्छे से ट्रेड करने दे, शांति से ट्रेड करने दे। सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट जिस नवाब को उन्होंने बिठाया था ना, कुछ टाइम के बाद वो भी हार जाता है। वो भी बोलता है मेरे से नहीं होगा। आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि हम आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दें, आप जितना पैसा मांग रहे हो उतना हम पैसा पे करते रहें आपको? नहीं कर पाएंगे। ब्रिटिशर्स का दिमाग फिर से खराब होता है। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? फिर से बैटल करती है, और उस बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ये होता है आपका 70। अब जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो इस बैटल में फिर से नवाब हारते हैं, और इस बार केवल नवाब नहीं हारते हैं, नवाब का साथ दे रहे थे मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। सोच कर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बार हराया किसको? केवल नवाब को नहीं। नवाब उस टाइम मीर कासिम थे। मीर कासिम का साथ दे रहे थे अवध के नवाब प्लस मुगल एम्परर, और ये तीनों हार जाते हैं इंडिया कंपनी। बहुत बड़ी बेइज्जती होती है इंडिया की। अब सोच कर देखिए, जब एम्परर हार गया है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रेशराइज करने के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी पे दबाव बनाने के लिए बचा क्या? कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंच चुका, और उन्होंने ये सोच लिया कि अब ये टाइम आ चुका है, और इस टाइम पे हम क्या करेंगे? हमारा करियर स्टार्ट हो जाएगा एज अ टेरिटोरियल पावर। क्यों? क्योंकि अब तो हम सब कुछ कर सकते हैं ना, अब हम जीत चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोलती है मुगल एम्परर से एज अ ट्रीटी 1765 में बोलती है कि हमें ना बंगाल का दीवान बना दीजिए, और उस दीवान बनाते ही इनको मिल जाता है
अब ये दीवानी राइट क्या होता है? राइट होता है ओवर रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ही क्या है? रेवेन्यू कलेक्ट करना ना, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, और उनका ध्यान पे था। तो उन्होंने क्या किया? रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब वो रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अब 1765 में उन्होंने जब रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया, कहने का मतलब है उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए। तो यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई। बंगाल जो प्रोविंस है, बंगाल में दो टाइप की चीज़ें चल रही हैं, पहला रेवेन्यू और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है? तो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं नवाब। ठीक है, ये डबल टाइप का गवर्नमेंट नहीं हुआ, तो बोला गया डुअल गवर्नमेंट। और ये जो डुअल गवर्नमेंट था ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। कैसे? उस टाइम पे भुखमरी पड़ जाती है कुछ एरियाज़ में, इंडिया के कुछ एरिया ऐसे होते आ जाती है बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे होता क्या है, देखो जब भुखमरी आती है ना, तो जो नवाब होते हैं बंगाल के, वो कहते हैं ये तो मेरा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू तो कंपनी कलेक्ट कर रही है ना, तो कंपनी जाके इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और कंपनी क्या बोलती है कि मेरा काम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन तो नवाब देख रहे हैं ना, वो जाके काम करे। ये दोनों अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है जनता का, और जनता बौखला जाती है। जनता जैसे ही बौखलाती है उस टाइम पे फिर ये जो सिस्टम चल रहा था ना डुअल गवर्नमेंट का, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। फाइनली कंपनी को ये लगता है कि अब बहुत हुआ, अब डुअल गवर्नमेंट ख़त्म करो, अब फाइनली हम रूल करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी जो है वो डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट करेगी, बोल सकते हैं प्रोविंसेस पे डायरेक्ट वो रूल करना स्टार्ट कर देती। ठीक, तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है कंपनी की एज अ टेरिटोरियल पावर। अब 1857 तक सब कुछ अच्छा चलता है। 1857 तक कंपनी करती है आराम से। 1857 में फिर से झटका लगता है इनको। ऐसा क्या होता है 1857 में? देखिए 1857 में होता है रिवोल्ट। बट रीज़न क्या था रिवोल्ट करने का? तो रीज़न था ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ ऐसी पॉलिसीज। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने में लगी हुई, डिफरेंट पॉलिसीज़ को अपना रही थी, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस। इन पॉलिसीज़ की वजह से जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लोग परेशान थे, जनता परेशान थी, फार्मर्स परेशान, बॉयज़ परेशान थे। तो सबने क्या किया ना, सब मिल गए और क्या हो गया? रिवोल्ट हो गया, विद्रोह कर दिया। अब ये बात ब्रिटिशर्स तक पहुंची ब्रिटेन में। ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि कंपनी को हमने यहाँ भेजा था ट्रेड करने के लिए, और वो धीरे धीरे सब कुछ बहुत अच्छा कर रही थी, वो ट्रेड से रूल की तरफ जा रही थी। लेकिन ये अचानक से क्या हो गया? अचानक से जनता ने विद्रोह कर दिया। अब हमें राजनीति अपनानी पड़ेगी यहाँ, अब हमें राजनीति का खेल खेलना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स आके इंडिया में जनता को बोलते हैं, देखिए लोगों, देखिए ये जो यहाँ हो रहा है ना, गलत हो रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन ये गलत हम नहीं कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स अपना पल्ला झाड़ते हैं, बोलते हैं हम नहीं गलत कर रहे हैं, ये गलत कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप परेशान मत होइए, हम सब सही कर देंगे, जिसने गलत किया है उसको हटाया जा रहा है। ये बिल्कुल अभी की राजनीति की तरह है। जैसे मान लीजिए अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो और पीएम हो राहुल गांधी, और राहुल गांधी से कुछ गलती हो जाए, सोनिया गांधी आके बोले कि डोंट वरी, मेरा बेटा है ही नालायक, है ना, उसने गलती की है, अब ऐसा नहीं होगा, तो हम हटा रहे हैं पीएम के पद से और कोई और किसी और को बनाएंगे, किसी अच्छे को बनाएंगे। लेकिन है तो फैमिली ही ना, करेगी तो गलत ही ना। तो ये वही हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको ब्रिटिशर्स ने भेजा था वो गलत कर रही थी, और ब्रिटिशर्स ने आकर बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी गलत कर रही है, हम सुधार देंगे। और इंडिया के लोग सीधे साधे वो ये बात मान गए कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने गलती की है, अब ब्रिटिशर्स सुधार देंगे, अब सब बहुत अच्छा होने वाला है। और वहाँ से क्या होता है? ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट करता है। क्राउन यहाँ कहने का मतलब है ब्रिटेन की गवर्नमेंट डायरेक्ट अब हम करना स्टार्ट कर देगी। ये इतना बड़ा चेंज
रहा था और हमें पता तक नहीं था। अब हमारी जो गुलामी की जंजीरें हैं वो और मोटी वाली, ये चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो अब ब्रिटिश क्राउन क्या करता है कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। तो ऑल ओवर ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब ब्रिटिशर्स जो रूल किए हैं वो दो टाइप से उनका रूल रहा है। हमने देखा कि स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स आते हैं ट्रेड पर्पस के लिए आते हैं और वो 1857 तक कंपनी के फॉर्म में रूल करते हैं, बट 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 से 1947 तक क्या होता है, क्राउन रूल आता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स दो टाइप से रूल कर रहे हैं। अब इन दो टाइप से रूल के अंडर में ये बहुत सारे एक्ट्स लेकर आते हैं। अब वो जो एक्ट्स होंगे ना उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और हम देखेंगे वो किस तरह से इंडिया पे रूल कर रहे हैं। जो एक्ट्स है उसमें वो क्या क्या प्रोविजंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो अब हम पहले एक्ट से स्टार्ट करते हैं। हम कंपनी रूल को पढ़ेंगे अभी, और कंपनी रूल में जो पहला एक्ट आता है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770। अब यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। कोई चीज रेगुलेट की जा रही, किस चीज को रेगुलेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे रेगुलेट की जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे 1773 से पहला ये स्टेप लेते हैं और वो क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपनी नज़र रखना स्टार्ट करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि दिस इज फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्या ज़रूरत क्या पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की? देखिए, ज़रूरत ये थी कि हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बैटल ऑफ प्लासी को भी जीत जाती है, बैटल ऑफ बक्सर को भी जीत जाती है और अच्छा खासा उसे रेवेन्यू मिलने लगता है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगती है। अब अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो करप्शन तो साथ साथ आना ही है ना। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पे नज़र रखते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो ऑफिशियल्स होते हैं ना वो करप्ट होने लगते हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे थे जो खुद को रिच बनाने में लगे थे कि नहीं हमारे पास इतना पैसा आ जाए, कंपनी का क्या है, कल को हमें धक्के मार के निकाल सकती है। ईस्ट ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि इनको हमने भेजा था कि प्रॉफिट कमा के आप हमें दो, ब्रिटेन को दो, लेकिन यहाँ पे ऑफिसर्स तो खुद ही रिच बनने में लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस कंपनी पे नज़र रखनी पड़ेगी ताकि जो प्रॉफिट हो रहा है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट ब्रिटेन के पास जाए, ब्रिटिशर्स के पास जाए, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का। और ये इस स्टेप के थ्रू क्या करते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं कंपनी के उनको रोक देते हैं। कौन कौन से काम के लिए? प्राइवेट ट्रेड के लिए, कि अब से कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं होगा, ठीक है, और आप ब्राइब को एक्सेप्ट नहीं करोगे। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस है और कोई ऑफिसर वहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब कोई प्रिंटिंग मशीन है या कोई फोटोकॉपी मशीन है, उसमें फोटोकॉपी करनी है, वो सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए है, लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है, फोटोकॉपी करके घर भी ले जा रहा है, घर के काम को भी निपटा रहा है। या मान लीजिए कोई फर्नीचर आया हुआ है, चेयर्स वगैरह आई हुई हैं, तो वो फर्नीचर घर भिजवाए दे रहा है या प्राइवेटली उसको अलग से बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ले रहा है। तो ये जो प्राइवेट ट्रेडिंग हो रही है ना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी है। तो इस पर क्या करते हैं, बस इस एक्ट के थ्रू रोक लगा देते हैं। दूसरा, इस इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को ये बोल दिया जाता है कि अब से आप ब्राइब को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब से आप घूस नहीं लोगे, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स और क्या करते हैं इस एक्ट के थ्रू, तो वो करते हैं फाउंडेशन बनाते हैं किसका, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में। देखो ब्रिटिशर्स चाहते क्या थे, वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको उन्होंने ट्रेड पर्पस से इंडिया में भेजा था वो अब ट्रेड ना करके धीरे धीरे रूल की तरफ जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बताया कि देखिए अब आपका काम है इंडिया पे रूल करना, ट्रेड को आपको धीरे धीरे छोड़ना होगा। कहने का मतलब है इंडिया में सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करना है। अभी तक आपने बंगाल में कई सारे बैटल्स जीते, ठीक है, तो आप क्या करो, तो
आप पावर में आ जाइए वहाँ पे बंगाल में, उसको अपने अंडर में लाइए, अपने कंट्रोल में लाइए, क्योंकि हमें धीरे धीरे पूरे इंडिया को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, नींव रख दी जाती है सेंट्रलाइजेशन की। अब हम धीरे धीरे पूरे इंडिया पे कब्जा करने वाले हैं, पूरे इंडिया पे कंट्रोल करने वाले हैं। अब ये इसमें करते क्या हैं, जो गवर्नर होते हैं बंगाल के, गवर्नर को का जो डेजिग्नेशन है वो चेंज करके क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग तो बंगाल से ही हो रही है ना सेंट्रलाइजेशन की, बंगाल से चल के धीरे धीरे इंडिया लेवल पे आना है। तो उन्होंने सोचा कि अभी तक तो गवर्नर हुआ करते थे, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा हम पोस्ट को चेंज कर देते हैं। अब गवर्नर ना करके हम क्या कर दें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और एक फीचर है इस एक्ट का, तो वो है इस टाइम पे एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है कैलकाटा में, जो एपेक्स कोर्ट होता है। एपेक्स कोर्ट करने का मतलब है सबसे हायर कोर्ट। ठीक है, हायर कोर्ट, और वो बनता कब है, 1774 में। कहाँ पर, फोर्ट विलियम कैलकाटा में। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं 1773 एक्ट के। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा एक्ट है। नेक्स्ट एक्ट आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिए, यह है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट का इंडिया एक्ट। अब ये पिट क्यों नाम दिया गया है, एक्चुअली उस टाइम पे ब्रिटेन में जो पीएम थे उनका नाम था विलियम पिट, इसलिए इसको नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट, पिट का इंडिया एक्ट। ठीक है, तो अब इस एक्ट के थ्रू क्या क्या होता है उसके देख। 1773 में हमने ये देखा कि सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, बंगाल में गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए जाते हैं। अब क्या किया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स है ना, पहला पॉलिटिकल और दूसरा कॉमर्शियल, इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि करना क्या है, आगे चल के धीरे धीरे जो कॉमर्शियल फंक्शन है उसको हटा देना है, तो पहले डिस्टिंग्विश तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसमें पहला जो फीचर आता है वो होता है डिस्टिंग्विश करते हैं हम दो फंक्शंस को, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को। कंपनी को बोल दिया जाता है ये आपका कॉमर्शियल फंक्शन है और ये आपका पॉलिटिकल फंक्शन है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, हमने इनको सेपरेट कर दिया है। और एक टाइम पे हम इस कॉमर्शियल फंक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और पूरी तरह से आपको कहाँ लगा देंगे, रूल करने पे। ठीक है, आप देखिएगा आगे यही होगा। तो अभी क्या किया जा रहा है, डिस्टिंग्विश किया जा रहा है कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को कंपनी के। ठीक है, अब कॉमर्शियल फंक्शन के लिए ये बिठाते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बिठा दिया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि देखिए ये जो कॉमर्शियल फंक्शन है ना कंपनी के, ये अच्छे से चले, सुचारू रूप से चले, ये जिम्मेदारी आपकी है। और यहाँ पे कंपनी में जो भी होगा इंडिया में, उसको आप कहाँ पे रिपोर्ट करोगे, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में आप ब्रिटेन में रिपोर्ट करोगे। ये काम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। और जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उसके लिए बिठा देते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। कुछ मेंबर्स की बॉडी बनाते हैं और उनको बोल देते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और उनको बोलते हैं कि यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस हैं कंपनी के, उन सब के बारे में आप रिपोर्ट कहाँ करोगे, ब्रिटेन पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये जो दो बॉडीज बनाते हैं ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, इसको ये बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को अलग कर रहे हैं। फंक्शंस को चलाना किसको है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। इस सिस्टम को बोलते हैं डबल गवर्नमेंट। ये सारा है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एक्ट देख लेते हैं कि उसमें क्या फीचर्स हैं। नेक्स्ट एक्ट आता है 1813 का। अब इसमें क्या होता है, अब ये होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखिए अभी तक हुआ क्या, कंपनी को ये बता दिया गया है कि आपको ट्रेडिंग पर्पस से धीरे धीरे रूल करने की तरफ जाना है। गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुके हैं। दूसरा काम क्या किया गया है, कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस को और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी बिठा दिया गया है ताकि ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल रह सके कंपनी पे। अब ये क्या करते हैं, कंपनी की जो मोनोपोली है किसमें, इंडियन ट्रेड में,
उसको ये ख़त्म करते हैं। मैंने पहले भी आपसे बताया कि इनका काम ही है कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस को ख़त्म करना। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, बोलते हैं कि जो आप ट्रेड कर रहे हो ना इंडिया में, तो आपकी मोनोपोली है, मतलब आप केवल आप ही ट्रेड कर सकते हो, इसको ख़त्म कर दो, है ना। तो कंपनी वाले बोलते हैं ब्रिटिशर्स से कि अरे ऐसी क्या गलती हो गई हमसे कि आप हमारी मोनोपोली को ख़त्म कर रहे हो। तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हम जब आपसे कुछ छीन रहे हैं ना, तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ बहुत अच्छा देने वाले हैं, और वो देने क्या वाले हैं, वो रूल करने का मौका। ब्रिटिशर्स कंपनी को ये समझाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझाते हैं कि आप ट्रेड की मोनोपोली ख़त्म करिए, हम आपको रूल करने की तरफ भेजने वाले हैं, और ट्रेड का तो मामला दूसरी कंपनीज भी संभाल लेंगी इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही थी ऑल ओवर, ओके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है कि ठीक है, चलो मोनोपोली आप ख़त्म कर रहे हो, हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन दो चीज़ें छोड़ दो। कौन कौन सी? पहली, ट्रेड तो ठीक है। तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं, यहाँ से कट करना पड़ेगा, तो ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करें, ओके। तो कंपनी बोलती है कि ठीक है, आप मोनोपोली ख़त्म कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन दो चीज़ें छोड़ दीजिए। और वो दो चीज़ें कौन सी होंगी? तो पहला होगा चाय, चाय में व्यापार, और दूसरा है चाइना से व्यापार। आप ये दो चीज़ें छोड़ के आप जिस कंपनी को आपको हैंड ओवर करना है चीज़ें, आप हैंड ओवर कर दीजिए, नो इशू। तो ब्रिटिशर्स मान जाते हैं, और कंपनी का जो मोनोपोली है वो अभी भी दो चीज़ों में बरकरार है, पहला तो चाय और दूसरा ट्रेड विद चाइना। क्यों? क्योंकि यहाँ से रेवेन्यू अच्छा खासा हो रहा था, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तो कंपनी ने अभी भी इन दोनों चीज़ों की मोनोपोली ले रखी थी, ठीक है। अब क्या होता है, अब इनको करना है रूल इंडियंस पे। तो ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि इंडियंस पे ना इस तरीके से रूल करना आसान नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, इंडियंस को ना थोड़ा एजुकेट कर देते हैं, कि जब इंडियंस एजुकेट होंगे ना, तो उन पे रूल करना, अगर मान लीजिए हमने उन्हें कुछ बोला, इंग्लिश में कुछ बोला, या हमने कुछ एक्ट्स के बारे में बताया, तो वो समझने के लायक भी तो हो ना। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, इंडियंस गंवार थे, इंडियंस जेंटलमैन नहीं थे। उन्होंने क्या बोला कि इनको हम इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, और अगर इन्हें हम इंग्लिश एजुकेशन देंगे तो इन पर रूल करना आसान हो जाएगा, है ना। और कल को अगर हमें इन पर रूल करना है, तो हमें एम्प्लॉयज़ भी तो यहीं से चाहिए होंगे ना, IAS ऑफिसर तो यहीं से चाहिए होंगे ना, ब्रिटेन से तो लाने जाएंगे नहीं, तो इसके लिए हमें इन्हें एजुकेट तो करना ही होगा। तो ब्रिटिशर्स अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1 लाख रुपए का प्रोविज़न करते हैं के लिए इंडियन एजुकेशन के। और किस टाइप की एजुकेशन? वेस्टर्न, 1 लाख रुपए का प्रोविज़न करते हैं यहाँ पे ये इंडियन की एजुकेशन के लिए। दूसरा ये काम यहाँ पे करते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर देते हैं। और वो क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते हैं, इंडिया में आकर रिलीजन चेंज कराने लगते हैं लोग। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब व्यक्ति रिलीजन से जुड़ा होता है ना, तो बहुत ही संकीर्ण सोच में वो रह जाता है। अगर ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि अगर व्यक्ति रिलीजन से निकलेगा, रिलीजन से बाहर जाएगा, थोड़ा ओपन माइंड होगा उसका, ठीक है। ब्रिटिशर्स ये करते हैं कि क्रिश्चियंस को अलाउ कर देते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज को, और बोलते हैं कि इनका रिलीजन चेंज करा दो, और इनको ये जब क्रिश्चियन बनेंगे ना, तो ये चीज़ें मानेंगे, हमारी चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करेंगे। तो ये इसलिए ऐसा करते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर देते हैं इंडिया में ना, बोलते हैं आप आओ और इंडियंस का माइंड सेट चेंज करो, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्ट देख लेते हैं, ओके। अब जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो है चार्टर एक्ट 1833। अब देखते हैं इस एक्ट में क्या होता है। तो हमने सेंट्रलाइजेशन कब स्टार्ट किया था? हमने सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था 1773 के एक्ट से, बट फाइनल स्टेप जो होता है सेंट्रलाइजेशन का वो होता है 1833 में, ठीक है। 1833 में फाइनली बंगाल से चलकर हम इंडिया लेवल पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के डेजिग्नेशन को चेंज करके क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। हमें चाहिए तो यही था ना, हम बंगाल से धीरे धीरे हम कहाँ पहुँचने वाले थे, इंडिया लेवल पे हमने वही अचीव कर लिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पर्पस था ट्रेड से रूल करने की तरफ, वो पूरा हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप अचीव कर लिया है।
तो क्या अब ईस्ट इंडिया कंपनी को और भी ट्रेड करने का दिखावा करना ज़रूरी है? नहीं है। तो इस एक्ट के थ्रू एक काम और होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके कॉमर्शियल फंक्शन पूरी तरह से सीज कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। बोला जाता है कि अब आपको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, आपको रूल करना है। रूल करने पे ध्यान देना है, क्योंकि अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को कॉमर्शियल फंक्शन से ट्रांसफॉर्म करके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है। ठीक है, चलिए, ये तो था चार्टर एक्ट 1833। अब नेक्स्ट एक्ट जो हमारा आता है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने 1833 में क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। इंडिया लेवल पे एक गवर्नर जनरल बन चुका है। कहने का मतलब है हमने देश का पीएम बनाया है। ठीक है, अब उसको काम भी तो करना होगा ना, वो कुछ लॉज बनाएगा, कुछ लॉज को लागू करेगा, है ना, तो उसका काम बढ़ने वाला है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब है ऐसे काउंसिल जहाँ पे बनते हैं, इसे हम नाम इसका हम बदल कर क्या कर देते हैं, इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम बोल देते हैं कि जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वो अब इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो अब सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कहने का मतलब इंडिया लेवल पे जो भी रूल बनेंगे वो, या इस काउंसिल में जो भी नियम बनेंगे वो इंडिया लेवल पे लागू होंगे। और रूल बनाने का काम होता किसका है, तो वो होता है पार्लियामेंट का। और इसलिए ये जो काउंसिल थी, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वो क्या कहलाई, मिनी पार्लियामेंट। मिनी क्यों, क्योंकि इसमें मेंबर्स बहुत कम थे, टोटल 6 मेंबर्स थे। ठीक है, अभी पार्लियामेंट जो हमारी है उसमें बहुत सारे एमपीज है ना, तो वो पार्लियामेंट कहलाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 6 मेंबर्स ही थे तो इसलिए इसको क्या बोला गया, मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए, एक ये काम हो गया। एक फीचर इसका यहाँ पे और है, और वो है ओपन कॉम्पिटिशन को इंट्रोड्यूस कराना। किसके लिए, किसके लिए ओपन कॉम्पिटिशन? तो देखिए, देश पे रूल करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, पार्लियामेंट बनाया जा चुका है, वहाँ पे रूल्स लाए जाएंगे, लेकिन देश पे रूल करने के लिए आईएएस ऑफिसर्स भी तो चाहिए होंगे ना। अब आईएएस ऑफिसर्स का चुनाव होगा कैसे? तो पहले क्या होता था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे कंपनी के, वो आईएएस ऑफिसर्स को चुन लेते थे अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन इंडियंस ने इस बात का विरोध किया, इंडियंस को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, तो इंडियंस ने बोला कि हमें भी तो मौका दो ना, और कंपटीशन ओपन होना चाहिए। हम क्यों नहीं बराबर की साझेदारी कर पा रहे हैं, एटलीस्ट हमें भी एग्ज़ाम देने का मौका दो। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 1853 में कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और ओपन कंपटीशन में क्या हो रहा है, इंडियंस को भी मौका मिल रहा है फेयर कंपटीशन करने का। किससे, ब्रिटिशर्स से। ठीक है, ये ओपन कंपटीशन किसके लिए है, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक, अब ये इसके लिए नेक्स्ट ये प्रोविज़न क्या करते हैं, एक मैकॉले कमेटी, और वो किस काम के लिए होती है, ये कमेटी सिविल सर्वेंट्स के अपॉइंटमेंट से डील कर रही होती है, और ये बनती कब है, 1884 में। ठीक है, ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी हमने जो कंपनी रूल में देखा। कंपनी रूल में हमने कुछ एक्ट्स को पढ़ा 1773 से 1853 तक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्राउन रूल को। क्राउन रूल कब से स्टार्ट होता है, हमने देखा था कि सिपॉय म्यूटिनी जब होती है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो होता है, या रिवोल्ट जो होता है 1857 का, उसके बाद से 1858 से क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हम क्राउन रूल को स्टडी करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।